हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट तक का पूरा प्रोसेस स्टडी कर लिया था, है ना। अब हम जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आरबीएससी का जो थर्ड चैप्टर है उसके ऊपर आ जाते हैं। और थर्ड चैप्टर में देखें, थर्ड चैप्टर आपका है पॉलिनेशन से रिलेटेड। तो देखें हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब हो जाता है यहां पर परागण। क्या कहते हैं हम इसे? परागण। परागण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण, एक पुष्प के परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण जब उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। और सीधा सा इन शॉर्ट में मैं अगर बताऊं तो इन शॉर्ट में आपको इतना सा ध्यान में रखना है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो परागण दो प्रकार का होता है ना, दो प्रकार का। कौन कौन से टाइप हो गए आपके? एक हो गया आपका स्वपरागण और दूसरा हो जाता है आपका परपरागण। स्वपरागण और परपरागण आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं टॉपिक्स को, है ना। देखिए हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की। स्वपरागण का मतलब क्या है? स्वपरागण से अभिप्राय क्या है? तो स्वपरागण का मतलब है जब परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण, ध्यान से सुनना, नोट करना या फिर याद करना, है ना, कि परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण जब उसी पुष्प या फिर किसी अन्य पुष्प जो कि उसी पादप का है, तो परागकोश स्फुटन के पश्चात परागकोश से मुक्त होने वाले परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, परागकोश से मुक्त होने वाले परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। अब देखिए ये जो स्वपरागण है, ये स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक को हम कहते हैं ऑटोगेमी या फिर हम कहते हैं स्वयुग्मन, और दूसरा आ जाता है जिटोनोगेमी, जिसे आप कह सकते हैं सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पी परागण। अब देखें कि स्वयुग्मन की बात करें तो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से देखकर समझिएगा, ठीक है ना। ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में यहां पर देखिए एक ये पुष्प लगा हुआ है, एक ये पुष्प लगा हुआ है और ये कलिका है। इस पुष्प के परागकोश से मुक्त हुए परागकण यदि इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे स्वयुग्मन कहेंगे। लेकिन यदि इस परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे सजात पुष्पी परागण। तो ध्यान में रखें, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण में एक छोटा सा डिफरेंस है केवल। अगर यदि परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हों तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वयुग्मन। उदाहरण ध्यान में रख लीजिएगा, मटर का पादप, ठीक है। और अगर सजात पुष्पी परागण की बात की जाए तो परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सजात पुष्पी परागण। एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा, मक्का का पादप। मक्का के पादप में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मेल फ्लावर ऊपर की तरफ होता है, फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ होता है। तो मेल फ्लावर से पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होते हैं और फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो यह प्रोसेस आपकी कौन सी हुई? जिटोनोगेमी या फिर सजात पुष्पी परागण। अब सजात पुष्पी परागण के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अगर सजात पुष्पी परागण को आनुवांशिक रूप से देखा जाए
तो आनुवांशिक रूप से ये कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। क्यों? क्योंकि एक ही पादप के हैं तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो यहां पर उसी पुष्प या उसी पादप के पुष्प तक पहुंच रहा है, तो यहां पर जेनेटिकली तो वो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब पारिस्थितिक रूप से देखा जाए, इकोलॉजिकली देखा जाए, तो उसमें कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई वातावरणीय कारक उसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि ये जो पॉलिनेशन हो रहा होगा, या तो वो कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, किसी भी एक कारक के थ्रू हो रहा है। और जब कोई फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो आप उसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें कि इकोलॉजिकली वो कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। किसके बारे में बात की जा रही है? ज़िटोनोगेमी के बारे में, सजात पुष्पीय परागण के बारे में, कि आनुवांशिक रूप से तो वो स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिक रूप से वो परपरागण है। ठीक है ना? अब देखें कि यहां पर डायग्राम में आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, ए जो मैंने बताया, ये वाली प्रोसेस जिसमें इसका जो परागकण है वो इसी के वर्तिकाग्र पर आ रहा है, तो वो क्या हो गया? स्वयुग्मन हो गया। और जब यहां से मुक्त होने वाला परागकण उसी पादप के किसी दूसरे फ्लावर पर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कहेंगे? ज़िटोनोगेमी कहेंगे। तो ये थी बात पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में हमने अभी स्टडी किया है सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम आगे स्टडी करने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन के जो एडेप्टेशन है, स्वपरागण के लिए पादपों में क्या क्या अनुकूलन होने अनिवार्य हैं, इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण हेतु अनुकूलन। अब देखिए, स्वपरागण हेतु अनुकूलन ना, तो आप ये ध्यान में रखिए कि स्वपरागण के लिए कौन कौन से एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है भैया? तो देखिए, सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है द्विलिंगता, और द्विलिंगता का मतलब एक पुष्प का द्विलिंगी होना अनिवार्य है, यानी पुष्प में एंड्रोशियम और गायनोशियम, पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होने अनिवार्य हैं, है ना? यानी पुष्प में नरजननांग के अवयव पुंकेसर भी उपस्थित होने चाहिए, मादा जननांग के जो अवयव हैं स्त्रीकेसर वो भी उपस्थित होने चाहिए, तभी वह पुष्प स्वपरागण में भाग ले सकता है या उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। तो बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है द्विलिंगी पुष्प का उपस्थित होना। ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है मटर का पादप या मटर का पुष्प। मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है, उसमें आपको यहां पर बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिल जाएगी और सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। दूसरा आ जाता है यहां पर होमोगेमी। होमोगेमी को हम हिंदी में कहते हैं समकाल पक्वता। देखो, बिल्कुल इनके शब्दों में ही आंसर छुपे हुए हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। समकाल पक्वता का मतलब होता है सम यानी समान, काल यानी समय, और पक्वता का मतलब परिपक्वन, यानी एक उभयलिंगी पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग, पुंकेसर और स्त्री केसर का एक साथ परिपक्व होना अनिवार्य है। यानी उभयलिंगी होने के बावजूद अगर समकाल पक्वता उस पुष्प में नहीं हुई तो उसमें कभी भी स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों का एक साथ परिपक्व होना क्या होगा? अनिवार्य होगा। या आप कह सकते हैं कि नर जन्नांग और मादा जन्नांग का, नर युग्मकों और मादा युग्मकों का परिपक्व एक साथ होना अनिवार्य है। इसी को आप कहते हैं समकाल पक्वता। किसमें आपको मिलता है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कैथेरेंथस और मिराबिलिस, दो एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है? और उसके बाद में तीसरा आ जाता है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिस्टोगेमी। इसे हम कहते हैं अनुन्मील्यता। क्लिस्टोगेमी से अभिप्राय है अनुन्मील्यता। क्या है अनुन्मील्यता? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं, यानी पुष्प उभयलिंगी है, द्विलिंगी है, पुष्प में समकाल पक्वता भी है ना, लेकिन ये पुष्प कभी भी खिलते नहीं हैं, ये पुष्प हमेशा बंद अवस्था में रहेंगे। और इमेजिन कीजिए अगर कोई पुष्प
उभयलिंगी है, उसमें समकाल पक्वता भी है और वो हमेशा बंद अवस्था में रहता है। इट मीन्स उसके जो परागकण है वो उसी के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे। तो यानी उनमें हमेशा और हमेशा स्वपरागण की प्रक्रिया ही संपन्न होती है ना। तो ऐसे पुष्पों को आप कहते हैं अनुन्मिल्य पुष्प और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह घटना अनुन्मिल्यता कहलाती है। अधिकांशतः जो अनुन्मिल्य पुष्प हैं वो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? भूमि के नीचे पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लें आप, वायोला, कोमेलिना, ड्रोसेरा, ऑक्जेलिस। इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, तो ध्यान में रख लेना कि जैसे यहां पर हुआ, कंफ्यूज ना हो कि इंग्लिश लिख दी सबने, वायोला, कोमेलिना, है ना, आपका ड्रोसेरा और ये आपका ऑक्जेलिस। तो आप इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलती है? अनुन्मिल्यता देखने को मिलती है। अब इनमें से कुछ प्लांट्स आपको ध्यान में रखने, जैसे वायोला हो गया, कोमेलिना हो गया, ये ऐसे पादप हैं जिनमें दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं। तो दोनों प्रकार के कौन से? अनुन्मिल्य पुष्प और उन्मिल्य पुष्प। अब उन्मिल्य कौन से आ गए? तो ध्यान में रख लेना, उन्मिल्य का मतलब होता है ऐसे पुष्प जो सदैव खिलते हैं या खुलते हैं। यानी नॉर्मल फ्लावर अपन देखते हैं ना एनवायरमेंट में कि जो कलिका बनती है, कलिका के बाद में वो एक फूल बनकर खिल जाता है, उनको आप क्या बोलेंगे? उनको आप बोलेंगे उन्मिल्य पुष्प, ठीक है ना। तो जो उन्मिल्य पुष्प हैं वो उन्मिल्य और अनुन्मिल्य दोनों प्रकार के पुष्प आपको किन में देखने को मिलेंगे? वायोला और कोमेलिना जैसे पादपों के अंदर आपको दोनों प्रकार के पुष्प भूमि के नीचे अनुन्मिल्य और भूमि के ऊपर आपको कैसे मिलेंगे? उन्मिल्य पुष्प मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्वपरागण के 3 एडेप्टेशन है, कौन कौन से? द्विलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मिल्यता। उन्मिल्यता किसका आ जाएगा? परपरागण का आ जाएगा। अब चले अपन आ जाते हैं यहां पर नेक्स्ट आपका परपरागण। तो क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जिसे हम कहते हैं परपरागण, है ना, इसे जीनोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आप ध्यान में रखें कि क्वेश्चन में जीटोनोगेमी सजात पुष्पी परागण को प्रदर्शित करता है और जीनोगेमी जो है वो परपरागण को प्रदर्शित करता है। क्या मतलब होता है परपरागण का? परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। परागकोश स्फुटन के पश्चात जब एक परागकोश से परागकण मुक्त होते हैं तो वे उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण। तो आप कह सकते हैं परागकणों का किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। तो पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, यानी किसी दूसरे पादप, लेकिन उसी प्रजाति का होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी प्रजाति का होगा तो वैसे ही वहां पर वो पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान में रखें, उसी प्रजाति का कोई दूसरा पादप है और उस दूसरे पादप के ऊपर लगे हुए पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है तो हम उसे कहते हैं यहां पर परपरागण। अब देखें, यहां पर परपरागण के कोई टाइप नहीं है। स्वपरागण के आपने 2 पढ़े, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, लेकिन परपरागण के कोई टाइप नहीं। आप यहां पर सीधे क्या स्टडी कर रहे हैं? एडेप्टेशन स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए एडेप्टेशन कौन कौन से, तो यहां पर देखिए कुछ एडेप्टेशन उससे मिलते जुलते ही आपको मिलेंगे। पहला एडेप्टेशन आ जाता है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी, इसे हम कहते हैं हिंदी में स्वबंध्यता। बिल्कुल सिंपल सा आप समझिएगा, स्वबंध्यता। जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हों परंतु उन परागकणों का उस वर्तिकाग्र पर अंकुरण ना हो,
यानी सेल्फ पॉलिनेशन जैसी प्रक्रिया हो रही है, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो गए, लेकिन उनका अंकुरण ही नहीं हो रहा है, वो जनन में भाग ही नहीं ले रहे हैं। तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? स्वबंधिता कहलाएगी। और इस कंडीशन में जब वो परागकण किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होंगे तभी परागकण अंकुरित होंगे, और जब परागकण अंकुरित होंगे तो उसी कंडीशन में क्या होगा? पॉलिनेशन सक्सेस होगा। तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, पेसीफ्लोरा, पोटैटो यानी आलू और पिटूनिया, है ना, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? स्वबंध्यता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी जैसे हमने यहां पर बात की थी बाइसेक्सुअलिटी की, जस्ट अपोजिट है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी पुष्प का कैसा? एक लिंगी होना अनिवार्य, यानी उसमें या तो नर जननांग हो या मादा जननांग हो, या एंड्रोशियम हो या फिर गाइनोशियम हो, या फिर आप कह सकते हैं या तो केवल उसमें पुंकेसर होने चाहिए या फिर केवल उसमें स्त्रीकेसर होने चाहिए। इस अवस्था में पुष्प एक लिंगी कहलाएगा, और ऐसे पुष्प में सदैव और सदैव पर परागण की प्रक्रिया ही संपन्न होने वाली है। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, पपीता। पपीता का जो पौधा है वो कैसा होता है? एक लिंगी, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, या तो मेल फ्लावर आएंगे या फिर वो फीमेल फ्लावर होंगे। दूसरी बात करें डाइकोगेमी, है ना, तो डाइकोगेमी की बात करें, देखो तो जैसे हमने यहां पर बात की थी होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या था? एक पुष्प में दोनों प्रकार के जनन अंगों का एक साथ परिपक्व होना, दोनों प्रकार के युग्मकों का एक साथ परिपक्व होना। उसी प्रकार से डाइकोगेमी में आप क्या बताएंगे? डाइकोगेमी का मतलब होता है विषमकाल पक्वता या भिन्नकाल पक्वता। विषमकाल पक्वता, या फिर आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं भिन्नकाल पक्वता। अब देखिए क्या मतलब होता है विषमकाल पक्वता और भिन्नकाल पक्वता का। तो जब पुष्प में दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित हों, फिर भी पुष्प में जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है उनका परिपक्वन काल अलग अलग हो, इस अवस्था में भी सदैव और सदैव क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण ही होगा, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषमकाल पक्वता कहलाती है। यानी पुष्प उभयलिंगी है फिर भी स्वपरागण नहीं हो रहा है। रीजन, या तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाएंगे या फिर स्त्रीकेसर पहले परिपक्व हो जाएंगे। अब यही कंडीशन कि अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इसे प्रोटो एंट्री कंडीशन या पुम पूर्वता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुम पूर्वता कहते हैं। और यदि गाइनोशियम पहले परिपक्व हो जाए तो इसे स्त्री पूर्वता के नाम से जाना जाता है। अगर पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहे हैं, नर जननांग पहले परिपक्व हो रहे हैं तो पुम पूर्वता, और मादा जननांग पहले परिपक्व हो रहे हैं तो स्त्री पूर्वता कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता ही, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैस्मिन, चाइना रोज, सनफ्लावर और कॉटन। इधर आ जाता है फाइकस। फाइकस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फाइकस के अंदर बरगद आ जाता है, अंजीर आ जाता है, ठीक है ना, बैनियन बरगद आ गया है, यहाँ पर चंपा का पौधा आ गया। ब्रेसिकेसी और रोजेसी दो कुल भी दिए हैं, तो ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के जो पादप हैं उनमें आपको हमेशा क्या मिलेगा? प्रोटोगाइनी मिलेगी कंडीशन, यानी स्त्री पूर्वता अवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हर्कोगेमी। अब देखिए हर्कोगेमी, इसे आप हिंदी में भी हर्कोगेमी ही कहेंगे, लेकिन हर्कोगेमी को याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान में रखें हर्कोगेमी क्या है? एक प्रकार से पुष्प के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, नेचुरल स्ट्रक्चर बैरियर, यानी पुष्प की संरचना ही कुछ ऐसी होती है कि उसमें कभी सेल्फ पॉलिनेशन होता ही नहीं है। यह अवस्था क्या कहलाती है? आपकी हर्कोगेमी कहलाती है, ठीक है ना। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा एंड स्टैमेन आर बैरियर इन सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जब किसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र की संरचना और स्टेमिन यानी पुंकेसर की संरचना एक बैरियर की फॉर्म में, उनकी संरचना एक बैरियर की फॉर्म में काम करे, यानी कुछ इस प्रकार की हो कि उनमें कभी स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न ना हो सके, तो उसे आप क्या कहेंगे? हर्कोगेमी कहेंगे।
इसी प्रकार का जो हार्कोगेमी ना, इसी प्रकार का एक और एडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइल, या इसे आप कह सकते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व। और जब विषम वर्तिकात्व की बात करें तो सिंपल सी बात है, विषम वर्तिकात्व से अभिप्राय है कि जब वर्तिका की लंबाई में विषमता हो, जब वर्तिका की लंबाई में विषमता हो, यानी एक तरफ आपके क्या है पॉलन ग्रेन्स, एक तरफ आपके क्या है पुंकेसर हैं, दूसरी तरफ आपके हैं स्त्रीकेसर। अगर मैं कहूं, इमेजिन कीजिए आप कि ये पर्पल कलर की चौक है, इसको आप मान लीजिए फिलामेंट ऑफ दी स्टेमिन, पुंकेसर का पूतंतु है, और ये जो व्हाइट कलर की चौक है इसे आप मान लीजिए ये है आपकी वर्तिका, है ना, जो स्त्रीकेसर है उसकी वर्तिका। अब इमेजिन कीजिए एक पुष्प में इनकी स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं, तो ये रहा आपका जो एंथर होगा वो इस जगह प्रेजेंट होगा, परागकोश से परागकण रिलीज होंगे, लेकिन उसको काफी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी स्टिग्मा तक आने के लिए, करनी पड़ेगी ना। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी आपकी विषम वर्तिका। अब जस्ट उल्टी मान लीजिए, आप उल्टी कंडीशन मान लीजिए कि इसको आप क्या कह दीजिए, अब इसको आप कह दीजिए अब पूतंतु, और इसको हम क्या कह दें, इसको हम कह देंगे यहां पर वर्तिका। तो इस अवस्था में कि अगर पूतंतु की लंबाई ज्यादा है और वर्तिका की लंबाई कम है, तो इस कंडीशन में भी जो परागकण है वो कहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोनों ही अवस्था में, तो यहां पर आप ध्यान रखें, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रिमुला का। प्रिमुला में क्या है, दो तरह के पुष्प होते हैं, एक पुष्प ए और पुष्प बी से मैंने रिप्रेजेंट किया। एक में वर्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा है लेकिन पूतंतु की लंबाई कम है, दूसरे में पूतंतु की लंबाई बहुत ज्यादा है लेकिन वर्तिका की लंबाई कम है। दोनों ही अवस्था में स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइल या विषम वर्तिकात्व। तो विषम वर्तिकात्व और हार्कोगेमी समझ में आया। हार्कोगेमी का मतलब था प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, और हेटेरोस्टाइल या विषम वर्तिकात्व का मतलब कि वर्तिका की लंबाई में विषमता के कारण स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न ना हो पाना। यह थी बात किसके बारे में, परपरागण के जो आपके एडेप्टेशंस हैं उनके बारे में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कि परपरागण की जो विधियां हैं उसकी बात। तो परपरागण की विधियों में देखिए कि परपरागण की प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार के कारकों से संपन्न होती है। या तो परपरागण की प्रक्रिया किसी जैविक कारक से या फिर अजैविक कारक से संपन्न होती है। अगर जैविक कारक की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जीव, पक्षी आ गए, कीट आ गए, मनुष्य आ गए, सांप आ गया, घोंघा आ गया, है ना, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, बायोटिक में आ जाते हैं। एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में वायु हो गई, जल हो गया, इनके माध्यम से जब परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे आप एबायोटिक फैक्टर कहेंगे। अब देखिए इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहां पर एनिमोफिली की। एनिमोफिली जिसे हम विंड पॉलिनेशन या फिर हम इसे हिंदी में कहते हैं वायु परागण। क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु परागण का मतलब कि यहां पर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, परागण की प्रक्रिया है, वो किससे संपन्न होती है, वायु के माध्यम से संपन्न होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखें कि सिंपल सा यहां पर कंसेप्ट है कि जब वायु परागण होता है तो पुष्प में क्या क्या एडेप्टेशन, क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए, उनके परागकण कैसे हों, उसकी वर्तिका कैसी हो, वर्तिकाग्र कैसे हों, ये सारी बातें हैं। तो देखिए एडेप्टेशन में आपको 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला एडेप्टेशन है पॉलन ग्रेन के बारे में, कि परागकण जो है वो आकार में छोटे, वजन में हल्के, चिकने और शुष्क होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें परागकण कैसे, आकार में छोटे, लाइट इन वेट यानी वजन में हल्के, स्मूथ यानी चिकने, और कैसे होते हैं, ड्राई यानी शुष्क होते हैं। दूसरा, चूंकि वायु परागण में
पॉलिनेशन के फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, परागकणों की संख्या में इजाफा, यानी परागकणों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे पादप जिनके अंदर वायु परागण होता है उनमें परागकणों का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा संख्या में होता है। तीसरा आ जाता है आपका यहां पर कि जो स्टिग्मा, जो वर्तिकाग्र है वो कैसी, आकार में बड़ी और रोमिल वर्तिकाग्र होती है, ताकि परागकण आए और परागकण उसमें फंस जाए, है ना, तो आसानी से पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। नहीं तो वर्तिकाग्र को वो छूते हुए परागकण क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यहां पर एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, इन टाइफा, है ना, टाइफा के पादप में ब्रश लाइक स्टिग्मा, ब्रश के समान कैसे होते हैं, ब्रश के समान स्टिग्मा आपको देखने को मिलते हैं। अब ब्रश के समान स्टिग्मा का से अभिप्राय कि वही आपका एक तरीके से रोमिल प्रकार का, ताकि परागकण उसमें आकर फंस जाए और परागण की प्रक्रिया क्या हो जाए, संपन्न हो जाए। तो ये थी बात आपकी किसके बारे में, एनिमोफिली या वायु परागण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रो वर्ड रिप्रेजेंट करता है जल को। तो यहां पर सीधी सी हम बात कर रहे हैं जल परागण की। जल परागण का मतलब जब परागण की प्रक्रिया जल के माध्यम से हो, यानी सीधा सा अपन कह सकते हैं जब पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर जल के माध्यम से हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल परागण कहलाती है। सभी जलीय पादपों के अंदर जल परागण हो यह आवश्यक नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ के जो पुष्प हैं, कुछ पादपों के पुष्प वो कहाँ, जल के बाहर उपस्थित होते हैं, और जब वो जल के बाहर उपस्थित हैं इट मीन्स आप वहां पर क्या, आप वहां पर जो है कह सकते हैं कि वहां पर विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली भी हो सकता है, और वहां पर इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी एंटेमोफिली भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर कुछ उदाहरण उसी से रिलेटेड दिए हैं। तो देखिए जनरली ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट वाटर पॉलिनेटेड, यानी वही कि सामान्यतः सभी जलीय पादपों के अंदर जल परागण हो यह आवश्यक नहीं। उदाहरण में देखें पोटेमोजिटोन और मेरीफिलम, ये दो ऐसे पादप हैं जिनके अंदर वायु परागण होता है, विंड पॉलिनेशन यानी वायु परागण, ठीक है ना। और यहां पर आपको जो निम्फिया है, निम्फिया पादप का नाम है, ध्यान में रखें। और मैंने कहा जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको आप एज इट इज इंग्लिश को ही हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आपको स्पेलिंग याद रखने में दिक्कत आती है तो। निम्फिया जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखें कि जो हाइड्रोफिली है आपकी वो कितने तरह की होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक है आपका हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है आपका एपीहाइड्रोफिली। जो हाइपोहाइड्रोफिली है उसमें परागण की प्रक्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। हाइपोहाइड्रोफिली में परागण की प्रक्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। और एग्जाम्पल ध्यान में रखें कौन कौन से प्लांट के अंदर होता है, तो नाजास, सीरेटोफिल्लम और जोस्टेरा, इन पादपों में आपको हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलती है। जबकि एपीहाइड्रोफिली जो है, एपीहाइड्रोफिली का मतलब जब परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर हो। तो यहां पर सीधा सा जल परागण को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि परागण की प्रक्रिया संपन्न कहां हो रही है, जल के अंदर या फिर जल की सतह पर। अगर जल के अंदर हो रही है तो आप उसे कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, और अगर जल की सतह पर हो रही है तो उसे आप कहेंगे एपीहाइड्रोफिली, ठीक है ना। एग्जाम्पल ध्यान में रखें कि यह है आपका वैली सिनेरिया। क्या है ये, वैली सिनेरिया, और वैली सिनेरिया के अंदर आपकी कौन सी, एपीहाइड्रोफिली मिलती। तो ये थी बात किसके बारे में, जल परागण के बारे में। सिंपल सा एक बार आप बुक से जरूर इस पूरे टॉपिक को, पॉलिनेशन को रीड करेंगे, इजी वे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहां पर एंटेमोफिली। एंटेमोफिली जिसे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर हम इसे कीट परागण भी कहते हैं। क्या कहेंगे, कीट परागण। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कीट परागण के बारे में। जब परागण की प्रक्रिया कीटों के माध्यम से हो तो क्या कहलाएगा, कीट परागण कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कीट परागण, जितने भी पादप कीट परागित होते हैं उनमें से 80% पादपों में परागण की प्रक्रिया किसके माध्यम से, हनी बी यानी मधुमक्खी के माध्यम से संपन्न होती है।
तो जितने भी पादप, मैंने टोटल प्लांट की बात नहीं की, मैंने कहा जितने पादप कीटों के द्वारा परागित होते हैं उनमें से 80% पादपों में जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है? मधुमक्खी में। एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे मस्टर्ड हो गया, साल्विया हो गया, जितने भी ऑर्किड पादप हैं उन सब के अंदर आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले एक एडेप्टेशन भी बताया हुआ है, याद है आपको? मैंने पॉलन कीट बताया हुआ है, पराग कणों की बाह्य सतह पर चिपचिपे पदार्थों का जमाव, जिसकी वजह से वो कीट के शरीर से चिपक कर और परागित हो जाते हैं। तो ये पॉलन कीट किसका एडेप्टेशन है? तो भी आप ध्यान रखें, कीट परागण का ही एक अनुकूलन है। उसके बाद में देखें, हम बात कर लेते हैं ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन। आपको याद है ऑर्निथो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? बर्ड को, क्योंकि मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी बताया था ऑर्निथोलॉजी। जब क्लास एवीज को हमने अध्ययन किया था, एवीज क्लास को जब स्टडी किया था, तब मैंने आपको वहां पर बताया था स्टडी अबाउट बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो एक पॉइंट आप ध्यान में रखें, ऑर्निथो वर्ड जहां कहीं पर भी आ जाता है, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका संबंध कहीं ना कहीं पक्षियों से है। तो जब पक्षियों के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली कहते हैं। कौन से क्षेत्रों में या कौन से टाइप के पादपों में पक्षी परागण होता है? तो देखिए टेम्परेट जोन, जो आपके शीतोष्ण क्षेत्र हैं, उन शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर पाए जाने वाले जो पादप हैं उनके अंदर मुख्यतः बर्ड्स के थ्रू, पक्षियों के माध्यम से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या? जो ऑर्निथोफिली है, ऑर्निथोफिली के अंदर जो फ्लावर का शेप है, जो पुष्प का आकार है, वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कप शेप, कप के आकार के होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, पिचर शेप यानी गट के आकार के। पिचर का मतलब क्या होता है? गड़ा, है ना? तो गट का आकार कह सकते हो, गट के आकार के आप कह सकते हो, गड़े के आकार के भी पुष्प आपको देखने को मिलते हैं। तो ट्यूबुलर हो गए, कप लाइक हो गए, पिचर शेप हो गए, फनल शेप यानी कीप के आकार के हो गए। इस तरीके के आकार के पुष्पों में ही पक्षी परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, बेगनोनिया, बॉम्बेक्स, बूटिया और एरिथ्रिना। ये 4-5 एग्जाम्पल जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये आपकी बात थी किसकी? ऑर्निथोफिली की। नेक्स्ट आ जाता है चिरोप्टेरोफिली या चमगादड़ परागण। तो देखें, चिरोप्टेरोफिली या चमगादड़ परागण से अभिप्राय क्या? तो चमगादड़ परागण का मतलब, जैसे हम सिंपल सा कह सकते हैं, जब परागण की प्रक्रिया चमगादड़ के माध्यम से संपन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? चमगादड़ परागण कहेंगे। तो पॉलिनेशन थ्रू दी बेट। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चमगादड़ कैसा प्राणी है। चमगादड़ रात्रिचर, उड़ने वाला स्तनधारी है। रात्रिचर, उड़ने वाला स्तनधारी। इट मींस ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं उनमें जो परागण की प्रक्रिया है वो किसके थ्रू होगी? चमगादड़ों के द्वारा होगी। और चमगादड़ उन पादपों से पारितोषिक के रूप में या उपहार के रूप में मकरंद ग्रहण करते हैं। ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं? तो अगर मैं बताऊं सिंपल सा, तो कदम्ब और कचनार, मुख्यतः ये जो 2 प्लांट हैं, इनमें परागण किसके माध्यम से? बैट के थ्रू होता है। और भी एग्जांपल जैसे एंथोसिफिलस, बोइनिया, केंगेला और एडेंसोइया, इन एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है जिनमें चिरोप्टेरोफिली होती है। इसके साथ में देखें कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें स्नेल यानी घोंगे के थ्रू जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उनमें आ जाता है एरिसेमा, और कुछ आर्किड पादप जो हैं उनके अंदर, और कुछ पादपों में गिलहरी के द्वारा, गिलहरी, स्क्विरेला का मतलब क्या है? गिलहरी के द्वारा भी परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन कौन से में? गुलमोहर में और बॉम्बेक्स के अंदर। और ध्यान में रखें, गुलमोहर जो है, इस गुलमोहर के अंदर कीट परागण की प्रक्रिया भी संपन्न होती है।
तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट या सिंपल सा टॉपिक था आपका परागण का, जिसमें आपने स्वपरागण और परपरागण दोनों को स्टडी किया, इसके विभिन्न अनुकूलनों को अध्ययन किया, और यहां पर आपने विभिन्न प्रकार की परपरागण की विधियां जो हैं वो अध्ययन की है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की प्रक्रिया, आवर्त बीजी पादपों में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है इसकी बात हम करेंगे।